Hello student, how are you? All fine? All fine. That's great. तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? आज हम लोग थोड़ी लंबी छुट्टी के बाद अभी इस क्लास को करने वाले हैं। बीच में जैसा कि होली पड़ गया था, होली के कारण कुछ क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए हमारे जो वीडियोस हैं वो थोड़ा लेट जा रहे हैं अभी। तो आप लोग बताइए कैसा गया आपका होली? सब अच्छा रहा? सबने बढ़िया से मौज करी? आई होप करी होगी। और बीच में पढ़ाई तो कंटिन्यू हो नहीं पाया होगा, तो फिर अब होली खत्म हो गई है और होली खत्म होने के बाद अब पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करने का फिर से समय आ गया है। तो अब फिर से एक बार फिर से लग जाओ और अपने इस चीज को और अच्छे से मेहनत करके अपना बेहतर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो फिर आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में आए हुए हैं। और ये टॉपिक जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम एक नए सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थियरी, या से बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके हिंदी और इंग्लिश नेम में, बस फील्ड की इंग्लिश हिंदी में क्या हो जाती है, फील्ड की जो हिंदी होती है वो क्षेत्र हो जाती है और थियरी का सिद्धांत हो जाता है। तो क्या जरूरत पड़ गई हमको सीएफटी की? अभी तक हमारे पल्ले तो बीबीटी पढ़ रहा था और वो थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट भी हमने किया, बीबीटी के सिद्धांत के बारे में जाना, फिर क्या जरूरत पड़ गई सीएफटी हमको पढ़ने की? तो सुनो अब कहानी थोड़ी सी क्यों हमको सीएफटी की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीबीटी था ना, ये एमओटी के ड्रॉबैक के बाद आया था। एक थियरी आती है जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक, अब अगले क्लास में उसी में भी हम मतलब हमारा जो 12th है उस 12th में हम बीबीटी पढ़ते हैं। बीबीटी को हम बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजकताबद्ध सिद्धांत। मतलब किसी जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस कॉम्प्लेक्स में ये बॉन्डिंग को समझाने के लिए क्या करता है, ये हमें सिद्धांत ये सारी चीजें मतलब बताता है। फिर जब ये बॉन्डिंग को समझाता है उसमें, तो बॉन्डिंग में समझाते टाइम हमको बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसके निकालते हैं। जैसे कि जब हमने इससे पहले वाले सिद्धांत को पढ़ रहा था तो बीबीटी में जो हमने क्या देखा, उसके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से उसका शेप पता करते हैं, शेप पता करने के बाद हम उसका क्या लिखते हैं कि उसका चुंबकीय नेचर लिखते हैं, वो कैसा है, चुंबकीय गुणधर्म रखता है या नहीं रखता है। यहां तक तो ठीक थी। बात यह है कि ये बहुत सारा एक्सप्लेनेशन बीबीटी दे रहा था बट वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन। ये लो स्पिन क्या होता है, हाई स्पिन कॉन्सेप्ट को इसने एक्सप्लेन नहीं करी। ठीक, ना ही रंगीन यौगिकों का गुणधर्म बताया इसने कि रंगीन यौगिक बनते कैसे हैं। लेकिन हमने क्या बताया था, बीबीटी को निकालते टाइम हमने रंगीन यौगिक का गुणधर्म बताया था। ये चुंबकीय गुणधर्म भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चुंबकीय गुणधर्म प्रॉपर एक्सप्लेन ना करने का रीजन हम लोग सिर्फ एक बेसिस से निकालते थे उसको। हमने डी ब्लॉक में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब डी ब्लॉक हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जहां भी आता है लोन पेयर, उसके हिसाब से हम बोल देते हैं ये बात कि इसके पास क्या होगा, इसके पास है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, मतलब कि चुंबकीय गुणधर्म रखता है। और फिर अगर इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम ये भी बोल देते हैं कि इसके पास क्या होगा, ये कलर वाला कंपाउंड बनाएगा। बात आ रही है समझ में? तो ये जो बातें हैं, ये बातें बीबीटी एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब बता नहीं पाया। तो इस चीज को ना एक थियरी एक्सप्लेन करती है सीएफटी, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। ये पहले आयनिक क्रिस्टलों में इस्तेमाल होने वाली थियरी थी। इस थियरी को आज के टाइम पे हम क्या करने लगे, इस कॉम्प्लेक्स में एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? देखो, सबसे बड़ी कमी ये रही कि जो बीबीटी था, बीबीटी ये मानता था कि जो हमारा मेटल होगा, सेंट्रल मेटल होगा, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, एक हमारा फिजिकल बॉन्ड होगा। वो फिजिकल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, वो संयोजक बंध होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सीएफटी क्या बोलता है, देखो कि ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग कोई फिजिकल बॉन्डिंग नहीं होता है इनके बीच में। ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये चार्ज के द्वारा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके द्वारा बॉन्डेड होते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये जो बॉन्डेशन होता है ना, ये चार्जों का बॉन्डेशन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता यहाँ पे, ना ही लिगेंड आकर के अपना लोन पेयर देता है। बस उसके नेचर के हिसाब से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं।
बात आ रही है समझ में? जब इसीलिए ये जो थ्योरी थी सीएफटी, वो पहले के टाइम पे आयनिक यौगिकों को इस्तेमाल, मतलब आयनिक यौगिकों के बीच में जो एक्सप्लेनेशन देना होता था उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेटर क्या हुआ कि जब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बीबीटी, तब ये थियरी जो हुआ, ये थियरी आ गया किसमें, सीएफटी, ये थियरी जो यूज होने लगा। अब हम उपसंयोजक यौगिकों को एक्सप्लेन करने के लिए थियरी का इस्तेमाल करने लगे। जो इस थियरी का एक्सप्लेनेशन है ना, ये थियरी क्या करती है, जो जो चीज बीबीटी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। जैसे ये लो स्पिन हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट बताता है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बताता है कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी ठीक से एक्सप्लेन करता है ये। फिर उसके बाद से ये भी बताता है कि ये रंगीन यौगिक बनाएगा या नहीं बनाएगा, या कलरफुल कंपाउंड बना रहा है या कलरलेस कंपाउंड बना रहा है, ये भी एक्सप्लेनेशन देता है। एक चीज होता है चुंबकीय आघूर्ण जिसे बोलते हैं, वो इसका जो यूनिट होता है बोर मैग्नेट्रॉन होता है, इसको भी ये प्रॉपर एक्सप्लेन करता है। फिर अगली बात क्या थी, अगली बात ये चीज, ये एक होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसे बोलते हैं, वो भी ये आराम से देता है। ठीक, ये जो डिस्टॉर्शन की थियरी है ये इस क्लास में हम पढ़ते नहीं है, इधर की हमारे हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हम इस चीज को समझना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है इस चीज से कि हम जब इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला करके समझते हैं। तो चलो फिर बिना देरी किए हुए इस थियरी को समझना शुरू करते हैं और करते हैं इसमें मास्टरी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये बताता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, सीएफटी बताता क्या है। देखो, पहली बात ये है कि वो क्या करता है, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, मेटल सेंट्रल एटम, तो ये केंद्रक परमाणु जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक परमाणु। इस केंद्रक परमाणु को एक चार्ज मानता है, इधर वो पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है वो क्या कैसा चार्ज होल्ड करता है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रखता है, मतलब उसके पास होता है। फिर जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड, इनके पास माइनस चार्ज भी हो सकता है, प्लस चार्ज भी हो सकता है। देयर इज टू टाइप ऑफ द चार्जेस, माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को होल्ड करके रखता है। और ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, समझो कि ऐसे ही ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर देखो ये मेटल है, इसके पास प्लस चार्ज है, ये लिगेंड है, इसके पास माइनस चार्ज है, अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो कूलम का नियम है, हम लोग स्थिर विद्युत की वाले चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स के, उसमें क्या बोलता है कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास आते हैं और वो कुछ दूरी पे रखे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स की वैल्यू इतनी होती है कि अगर दो चार्जेस Q1, एक चार्ज Q2 है, Q1 और Q2 है, दोनों के बीच में सेपरेशन R का है, तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो एक फोर्स लगता है, यहाँ पे K कांस्टेंट होता है। जब फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो उसमें पहले चैप्टर में ये कूलम्स लॉ पढ़ाया जाएगा और ये अच्छे से समझ में आएगा वहां पे। तो ये जो फोर्स आता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बात आ रही है समझ में? ये फोर्स क्या होगा, इसके बीच में अप्लाई होगा, एक फोर्स लगता है जिसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे। जबकि वहां पे हमने क्या पढ़ा था, बीबीटी जो था हमारा, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे वो क्या बोल रहा था, ये जो मेटल है, मेटल के पास क्या होगा, एक क्या बॉक्स खाली होगा, लिगेंड्स के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है, तो यहाँ पे लिगेंड की तरफ से एक बॉन्ड बनता है मेटल की ओर, ये बॉन्डिंग बनती है। जबकि ये चीज पूरा पूरा ये डिस्कार्ड कर देता है कौन, सेफ्टी। ये बोलता है कुछ नहीं है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो और जो लिगेंड होते हैं दोनों एक बिंदु आवेश की तरह काम करते हैं, और उस बिंदु आवेश के काम करने की वजह से क्या होता है, उनके बीच में एक आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध बनने का मतलब क्या, उसके बीच में एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल लगता है। पहली बात, पहला सिद्धांत इसने यही बताया। बात आ रही है समझ में? दूसरी बात समझो कि देखो ये इसका नेचर कुछ भी हो सकता है। नेचर ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण नेचर कैसे होगा, जब लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड आएगा तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब कैसा हो सकता है अट्रैक्शन, मतलब कि आकर्षण, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नेचर।
अगर मेटल पॉजिटिव तो होता ही हमेशा, लिगेंड अगर पॉजिटिव आया तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा नेचर आएगा, प्रतिकर्षण नेचर आएगा। प्रतिकर्षण आता है, क्या आता है, प्रतिकर्षण आता है। बात आ रही है समझ में? ये चीज है, ये बात करती है कौन, सीएफटी। सीएफटी में सीधे सीधे एक ही बात बोलना है कि ये लिगेंड और केंद्रक परमाणु को एक आवेश मान करके चलता है, बिंदु आवेश मान करके चलता है। अतः इन दोनों के बीच में क्या होता है कि स्थिर विद्युत बल लगता है, और स्थिर विद्युत बल दो दो प्रकृति के हो सकते हैं, या तो आकर्षण प्रकृति का होगा, या तो प्रतिकर्षण प्रकृति के होते हैं, हो सकता है। बात समझ में आ रही? ये इसका नेचर होता है, ठीक है। अभी क्या है, ये बात तुम क्या करो, इसको नोट करो, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, इसको नोट कर, एक बार नोट कर लो और पॉज करके फिर हम क्या करते हैं, हम आगे मूव करते हैं क्या इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? तो नोट कर लो इसे। बात आई समझ में? बेटा इसे आप सोचो कि लिगेंड जब उदासीन होता, अभी तो हमने पढ़ा कि लिगेंड अगर पॉजिटिव होगा और लिगेंड अगर निगेटिव होगा तो क्या प्रभाव पड़ता है इस पे। तो एक बार आकर्षण और प्रतिकर्षण का नेचर लगता है, ये दो ही नेचर लगते हैं। तीसरा बात, अगर लिगेंड उदासीन आ जाए, जैसे H2 आ जाए, NH3 आ जाए, इस टाइप के अगर लिगेंड्स आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो क्या होता है, सपोज करो मेरे पास क्या है, यहाँ पे सपोज करो एक चार्ज रखा है, प्लस का चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, सपोज करो कि एक रॉड पड़ी है ऐसे करके, ठीक। इस रॉड में क्या हो रहा है, ये रॉड क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि इसमें क्या है, धन आवेश और ऋण आवेश बराबर मात्रा में है, इसलिए यहाँ पे क्या है, चार्ज इक्वल, मतलब इक्वलाइज है, मतलब कि बराबर है, उदासीन है। अब क्या होगा, मैं इस आवेश को इसके पास अगर लेके आऊंगा ना, तो क्या होगा, जो धन आवेश होगा किसको अपनी तरफ खींचेगा, ऋण आवेश को। किसको खींचेगा, ऋण आवेश। मतलब इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास आने लगेंगे, इसके पास आने लगेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित होने का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएंगे, और ये प्लस किसको ढकेलेगा, पुश करेगा प्रतिकर्षण, जो प्लस वाले होंगे उसको ढकेलेगा, मतलब सेम नेचर को पीछे ढकेलेगा और अपोजिट को अपने पास खींचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, और क्या हो गया, आकर्षण का नेचर यहाँ पे भी कार्य करने लगता है। जब उदासीन लिगेंड आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो ध्रुवित होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे एक अट्रैक्शन का नेचर काम करने लगता है। अब होता क्या है, अब देखो क्या होता है, देखो अब इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग क्या होता है, अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट में बताता हूँ स्प्लिटिंग क्या होती है, ठीक। तो ये आप समझो ये स्प्लिटिंग क्या होती है, ठीक। बात यह है कि देखो, जब हमारे पास डी कक्षक होते हैं, अभी जब हम इससे पहले बीबीटी पढ़ रहे थे तो डी कक्षक में हमने पढ़ा था, डी कक्षक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक। इन पांचों कक्षाओं का डायमेंशन के हिसाब से एक नाम होता है। डायमेंशन के हिसाब से क्या होता है, नाम होता है। जैसे इस वाले कक्षक को हम क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका होता है डी जेड स्क्वायर। बात समझ में? ये जो चीजें होती हैं, ये क्लास 11th में जब हम हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़ते हैं या केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं कि इसका एक्सिस कैसा है, इसका एक शेप होता है, और उस शेप के हिसाब से क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, रखी होती हैं, ठीक है। तो उनका एक नाम होता है। अब क्या होता है, देखो
यहां पे क्या हुआ, लिगेंड इसको अप्रोच कर रहा, सोच लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब ये यम है, मेटल एटम है, इसको अब क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहा है कौन, लिगेंड अप्रोच कर रहा है। जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, मतलब ये लिगेंड समझ लो कि अप्रोच करने से, अब लिगेंड के अप्रोच करने से क्या होगा, लिगेंड के अप्रोच करने से यहां पे क्या होगा, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास एक कौन सा नेचर आ जाएगा, या तो एक फोर्स लगने लगेगा, वो फोर्स कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा, अल्टीमेटली एक बल लगेगा उसके बीच में, क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल के कारण क्या होगा, इस वाले मेटल की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस वाले मेटल की ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या मतलब है कि जैसे ही ये लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने के कारण इसके बीच में एक आयोनिक फोर्स लगेगा, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक स्थिर विद्युत बल लगेगा, और उस स्थिर विद्युत बल के कारण क्या होगा, इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, इसका ऊर्जा बढ़ जाएगा, और इसकी ऊर्जा बढ़ने से क्या हो जाएगा, अभी देखो यहां पे पहुंच जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ गई। पांच हो गए, ये है, इसकी ऊर्जा इंक्रीज कर गई। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी ऊर्जा इतना बढ़ जाएगा, इसका ऊर्जा इतना बढ़ जाएगा कि अपना ऊर्जा को होल्ड करके नहीं रख पाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग कैसे होगी, देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब अष्टफलकीय विपाटन, ऑक्टाहेड्रल हेड्रल स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं अष्टफलकीय विपाटन। अब क्या होगा इसमें, इसकी एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हो गया, इन कक्षाओं में इतनी ऊर्जा बढ़ गई कि ये कक्षाएं अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाई, और ये दो भागों में क्या हो गई, बट गई। बटने का मतलब कि टूट गई, बिखर गई। तो ये ऊपर वाले दो कक्षक, जो लास्ट के दो कक्षक आते हैं, और नीचे में कितने कक्षक जाते हैं, तीन कक्षक चले जाते हैं, एक दो तीन। यहाँ पे आएगा कौन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा डी जेड स्क्वायर इधर, और यहाँ पे आता है डी एक्स वाई, यहाँ पे आता है डी वाई जेड, और यहाँ पे आता है डी जेड एक्स। ये तीन बात आ रही है समझ में। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक विपाटन होता है, और ये वाली जो यहाँ पे ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को हम मीन ऊर्जा मान के चलते हैं, मतलब कि ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की लाइन मान कर चलते हैं, मीन ऊर्जा लाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पर गैप होने के कारण मैं प्रॉपर इसको बना नहीं पाया हूँ, तो देखना कि इसको थोड़ा और ऊपर लेकर के जाओगे ना, तो एक गैप होता है, तो इसके बीच में जो एनर्जी आती है, देखो ये जो घटना हो गई ना, ये जो क्या हो गया, ये बिखराव जो दिख रहे हो ना, इस डी कक्षक का जो बिखराव हुआ ना, या डी कक्षक के ऑर्बिटल्स का जो यहाँ पे क्या हुआ, बिखराव हुआ, इस बिखराव को क्या बोलते हैं, विपाटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपाटन बोलते हैं। और ये विपाटन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया, ऊर्जा आती है, इस ऊर्जा को बोलते हैं कौन, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इस वाले गैप की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं CFSE। इसे हम डेल्टा से शो करते हैं, किससे, इसे हम किससे शो करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं, किससे, डेल्टा से शो करते हैं। और देखो यहाँ पे इसकी जो ऊर्जा होती है, यूनिट में नापते हैं, यहाँ पे जो ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा होती है 6 DQ, ठीक। और यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा होती है -4 DQ के बराबर होती है। जो टोटल इसकी ऊर्जा आती है वो 10 DQ के बराबर आती है, ठीक है। DQ इसका यूनिट होता है। तो ये जो इसे हम बोलते हैं अष्टफलकीय विपाटन, ठीक है। अष्टफलकीय विपाटन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में ना, इस वाले इंटर वाले सिलेबस में हमारा अष्टफलकीय विपाटन ही दिया है, जो चतुष्फलकीय विपाटन होता है। क्योंकि हम कितने स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मेनली 3 ही स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कौन कौन, पहला पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल, मतलब अष्टफलकीय। कौन कौन पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल, अष्टफलकीय, फिर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये 3 पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। हमारे जो सिलेबस में है वो है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। बात समझ में आ रही है, स्प्लिटिंग क्या होती है। सबसे पहली बात सुनो कि यहाँ पे स्प्लिटिंग क्यों हुई। फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम था, इसको अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने के बाद इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऊर्जा होल्ड नहीं कर पाते हैं,
और वो ऊर्जा अगर होल्ड नहीं कर पाते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिखराव हो जाता है। और ये जो बिखराव मतलब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना, इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या बोलते हैं विपाटन, बोलते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर आता है इसे बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड और स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं। बात समझ में आई। इसके बीच का जो गैप होता है वो 10 DQ के बराबर होता है। ऊपर मीन लाइन से जो ऊपर का गैप होता है वो dx² - y² या dz² के बीच में जो गैप होता है, मतलब ऊपर वाली गैप, उस गैप को बोलते हैं, वो उसमें जो ऊर्जा का गैप होता है 6 DQ के आसपास होता है। और जो नीचे वाली जो लाइन होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं, उसमें कितना होती है, -4 DQ के आसपास होती है। देखो इसमें माइनस प्लस का कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये मीन लाइन से डाउन लिखी जा रही है इसलिए माइनस में लिखी जा रही है, नहीं तो अगर हम टोटल को ऐड करेंगे तो 10 DQ के आसपास आती है। तो इसके बीच में ऊर्जा का अंतर कितना होता है, 10 DQ के आसपास होती है। बात आ रही है समझ में। तो इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर अगला हम इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, एप्लीकेशन। नोट कर लिया होगा अभी। अब चलो इसके एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, क्या है इसके एप्लीकेशन। ठीक है, क्या क्या ये चीज एक्सप्लेन करती है, मिटा दो मैं से। तो देखो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, Fe का होल 6 ऊपर 4 माइनस। ठीक है, सेम चीज हमको एक्सप्लेन करना। मैं तुम अभी बताया क्या, अभी बताया है कि लो स्पिन और हाई स्पिन, स्पिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या होता है लो स्पिन, हाई स्पिन और बहुत कुछ और एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें हम इन चीजों को देख करके अभी अच्छे से देखो एक कैसे एक्सप्लेन करता है, समझो अच्छे से। पहले पहली बात क्या होता है, सबसे पहले हमको चेक करना है Fe का वही सेम चीज। Fe का इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको बनाऊं, अगर मैं इसको बनाऊं क्या इसका क्या बोलते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो बनाकर चेक करो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। Fe जो होता है, Fe 26 है तो इसको होगा 4s2 3d6 होता है। अब यहाँ पे चेक करो जो 4s है कितने कितने चार्ज पे आएगा, यहाँ पे चेक करोगे तो 4s Fe2+ पे आएगा। क्या आएगा, 2+ पे आएगा। तो यहाँ पे जो इसका ऑर्बिटल होगा 3d आएगा, 3d6 बचेगा, यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। तो Fe2+ है, Fe2+ है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बात और देखो, जो F है हमारा कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। क्या है, वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। बात आ रही है समझ में। अब ये वीक लिगेंड क्या होगा, हमें क्या होता है, हमको बनाना होता है अपना क्या, डी कक्षक। सबसे पहले डी कक्षक बनाओ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, नाम नहीं लिखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा अपना एक कक्षक होता है। इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1
2 3 4 5 5 और यहाँ पर आएगी 6। इसकी ऊर्जा जब इसको अप्रोच करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 और 6। समझो कि लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोच कर रहे हैं। मैंने इसको फिल कर दिया जैसे फिल करना था। जैसे ही लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो डी कक्षक है ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ये डी कक्षक कैसे स्प्लिट हो जाएंगे, ऊपर में 2 कक्षक आएगा, नीचे में 3 आ जाएगा। तो 3 1 2 3 3 आया। बात आई, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई इसकी। अब क्या होगा, जब ये स्प्लिटिंग हुई तो एक बात समझो मेरी, क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ये क्या है, बी की लिगेंड है। क्या है, कौन सा लिगेंड है, बी। बी के लिगेंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग का जो एनर्जी गैप होता है ना वो कम होता है। स्प्लिटिंग का एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। कम होने का मतलब क्या समझ रहे हो, देखो Fe जो होता है, यहाँ Fe है एक सेंट्रल एटम, इसका जो चार्ज होगा ठीक ठाक होगा, प्लस चार्ज पॉजिटिव लेकर के आएगा। जो लिगेंड है उसके पास माइनस चार्ज होगा, ये वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। और वीक लिगेंड की तरह जैसे ही एक्ट करेगा, इसकी जो बॉन्डिंग होगी ना वो थोड़ी वीक हो जाएगी, और वीक बॉन्डिंग के कारण एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब एनर्जी लो हो जाएगा तो बताओ इसके बीच में जो स्प्लिटिंग हो जाएगी उसकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो जो इसके इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इसमें आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, देखो जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि जंप करके ऊपर चले जाते हैं। क्या करके, जंप करके चले जाते हैं। ठीक, ऐसे बोलो कि देखो यहाँ पे ये Fe का जो इलेक्ट्रॉन फिल करो, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करो, बताता हूँ। 1 2 3 फिल हो गया। यहाँ पे कितने, 4। यहाँ से देखो ये चला गया ऊपर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर। क्यों चले गए ऊपर, क्योंकि इसके बीच में ऊर्जा का अंतर क्या है, कम है। ऊर्जा का अंतर क्या है, कम है। ऊर्जा का अंतर कम है, ऊर्जा कम है इसके बीच में। स्प्लिटिंग कम हुई है तो ऊर्जा का अंतर कम है, और उसके पास सफिशियंट एनर्जी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन भेज सके, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज सकता है। तो यहाँ पे आ गया, और फिर क्या हो गया, यहाँ पे एक भर गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये ऊपर देखो, ऊपर के 2 कक्षक, ऊपर के 2 कक्षक देखना। अब यहां से हमको पता करना पड़ेगा इसका संकरण क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ये कलर कंपाउंड बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब बताता हूँ, सुनो पहली बात सुनो कि जो ऊपर के 2 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि वो भी फिल होगा, मतलब फिल होगा, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। क्या, संकरण। जब ये संकरण आएगा, वो संकरण कितना आएगा, वो संकरण अपना आएगा D2sp3। ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़े हैं तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 2 ही होता है, या तो sp3d2 होगा या तो D2sp3 होगा। तो जब ऊपर के फिल हो जाएंगे तो अंदर वाला यूज करेगा थोड़ा, तो D2sp3, जब बाहर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे sp3d2। जब ऊपर वाले फिल हो गए तो sp3d2, जब ऊपर वाले दोनों खाली हो जाएंगे तो जो ऊपर वाले खाली हो जाएंगे तो D2sp3, जो ऊपर वाले फिल रहेंगे तो sp3d2। बात समझ में आ रही है। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2। आई बात समझ में। अगर इसका शेप बनाओ तो कैसा शेप बनेगा, इसका ऑक्टाहेड्रल रहेगा ना। कैसा शेप रहेगा, वैसे ही पता है हमको कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो शेप ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं कि Fe को ऐसे ऐसे रखेंगे, बाकी सबको इस मैनर में लगाएंगे। यहाँ पे F, यहाँ भी 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 F, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट बताओ कि ये लो स्पिन या हाई स्पिन, लो स्पिन या लो स्पिन और हाई स्पिन, हाई स्पिन, लो स्पिन है या हाई स्पिन है। हम क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ये लो स्पिन और हाई स्पिन कैसे चेक करते हैं, बात समझो। हमने पहले इसके पहले पढ़ा था जो 11th वाला क्लास था, इधर के हम लोग पढ़ा नहीं है, पढ़े हैं। इसमें क्या होगा, जब भी इसका ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। क्या करते हैं, स्पिन करते हैं। सोच लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक दिशा में घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहा है, दोनों में विपरीत चक्रण हो रहा है। बात समझे। जब ये विपरीत चक्रण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का चक्रण क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। अब सपोज करो एक जगह
एक है, एक जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कोई कैंसिल करेगा? कोई कैंसिल नहीं करेगा। तो किसके पास स्पिन ज्यादा होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उसके पास स्पिन लो हो जाएगी, इसके पास स्पिन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जिसके पास लोन पेयर होगा, मतलब एक लोन पेयर नहीं, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास स्पिन क्या हो जाएगी, हाई स्पिन हो जाएगी। कैसी स्पिन हो जाएगी, हाई स्पिन आ जाएगी। इसमें देखो इनके ये ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये कौन सा स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और अगर बताओ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड जो आ जाएंगे, अगर स्ट्रॉन्ग आते हैं तो कैसा आता है, वहां पे स्पिन कैसा आएगा, हाई स्पिन आता है, क्योंकि वहां पे पेयरिंग हो जाती है, वहां पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, अभी अभी और आगे इसके देखो प्रॉपर्टीज। तो ये कैसा स्पिन, कौन सा स्पिन है, इसमें हाई स्पिन है। आप बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी इसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो कैसी होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, सॉरी लोन पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां पे आते हैं वहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म इसका, इसका मैग्नेटिज्म क्या होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। यहाँ पे इसका गुणधर्म होगा कैसा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, अनुचुंबकीय, मतलब कि पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय गुणधर्म ये रखता है, कैसा गुणधर्म, अनुचुंबकीय गुणधर्म। बात समझ में आई? अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट इसी में और ऐड कर रहा हूं मैं। ये यौगिक क्या देते हैं, कलर देते हैं। क्या देते हैं, कलर। कैसे देते हैं, कैसे ये एक्सप्लेन करता है कि कलर कैसे बनाता है। तो उसको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे बोलते हैं डी डी संकरण, संक्रमण, संक्रमण। ये डी डी संक्रमण क्या होता है, देखो बात समझो। ये डी डी संक्रमण से लाइट कैसे देता है। यहां पे क्या हुआ, जब यहाँ पे डी डी स्प्लिटिंग हो गई, ये डी दो भाग में स्प्लिट कर गया। दो भाग में स्प्लिट करने के कारण क्या होता है, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से ऊर्जा लेता है। कैसे लेता है, क्या, बाहर से ऊर्जा लेता है। ठीक, सपोज करो ये बाहर से क्या कर रहा है, ये बाहर से ऊर्जा ले रहा है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर से ऊर्जा लेगा। बाहर से कौन सी लाइट लेगा, व्हाइट लाइट लेगा, व्हाइट लाइट। और हमने पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा था कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण एक प्रिज्म में पड़ती है तो कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ती है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और 7 रंग का अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है, अपना अपना अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है। यानी उसके पास अलग अलग तरंगदैर्ध्य के कारण उसके पास उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के कारण उसके पास अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। क्या होती है, अलग अलग ऊर्जा होती है। तो जो ऊर्जा होती है अलग अलग ना, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें से एक एक रंग की ऊर्जा को लेकर के क्या कर जाता है, ऊपर चला जाता है। सोचो यहाँ पे ये ऊपर चला गया, ठीक है, कहां चला गया, ऊपर चला गया, मतलब मूव कर गया ऊपर। ऊपर ये ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, ये कुछ देर जाएगा ऊपर। यहां से गया तो है ऊर्जा लेकर के, फिर वो वापस से आ जाएगा ही। ठीक है, तो जब वो वापस से नीचे आता है इसे बोलते हैं ट्रांजिट कर रहा है। मतलब यहां से निकल के ऊपर गया, ऊपर से नीचे है, तो ये ट्रांजिशन बोलते हैं इस चीज को। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, मतलब अपनी जगह बदल लेना, ट्रांजिशन कर जाना। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से इसने 7 रंगों में से एक रंग लेकर के चला गया ऊपर, तो कितने रंग बच गए, 6 रंग बचे। अब बताओ, जब 7 रंग मिला करके श्वेत रंग बना रहे थे, तो अब बताओ 6 रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश बनाएंगे, नहीं, कभी नहीं बनाएंगे। वो एक बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाते हैं। एक क्या बनाएंगे, एक प्रेक्षक रंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रेक्षक रंग बनाएंगे। एक दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरी रंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो रंग बनेगा ना, वही रंग हमको दिखाई देता है उस वाले कंपाउंड में, कि वो कलर जो कंपाउंड बनता है हमारा, वो किस रंग का दिखाई देता है, तो वो रंगीन दिखाई देता है हमको। बात समझ में आई? बात यह है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 7 रंग में से एक रंग का ऊर्जा लेकर के ऊपर चला जाएगा। बाकी जो 6 रंग बचेंगे, उस 6 रंग को मिलाकर के एक नया रंग बनेगा। वो रंग हमको क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डीडी ट्रांजिशन का। इसीलिए क्या होते हैं, वो फॉर्म करते हैं रंगीन यौगिक। इसलिए सीएफटी ना इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब बताओ वहां पे डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। इसलिए क्या बनाएगा, रंगीन यौगिक बनाएगा। रंगीन यौगिक ये क्या करेगा, बनाएगा, ये रंगीन यौगिक बनाएगा। बात आ रही है समझ में?
अब और एक बात समझो, ये हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया वीक वाले लिगेंड में, अभी इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। वीक लिगेंड का मतलब क्या होगा, दो चीजें याद रखना है यहाँ पे। वीक लिगेंड के केस में जो स्प्लिटिंग होगी उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वीक लिगेंड क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, मतलब वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि जो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ऊर्जा हाई हो जाती है, वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होने के कारण क्या होते हैं, इनके पास सफिशिएंट मात्रा में ऊर्जा नहीं बचती कि जिससे ये ऊपर जंप करके जा पाए, इसलिए इनकी पेयरिंग नीचे ही होने लगती है। और यही बात हमने बीबीटी में क्या बताई थी, जब लिगेंड्स आएंगे वीक वाले तो हम इसको ऐसे ही लाइन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, बैक पेयरिंग कर देता है, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं दिया था। यहाँ पे यही रीजन है, क्या हो जाता है, इसमें विपाटन हो जाता है। जब ये विपाटन होता है ना तो ऊर्जा का क्या होता है, अंतर ज्यादा हो जाता है, इससे वो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता और उसकी पेयरिंग नीचे ही हो जाती है। ये प्रॉपर उसका रीजन देता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था किसका, बीबीटी का। आ रही है बात समझ में? ऐसी सोचो, जो बीबीटी और सीएफटी में इतना अंतर है, बीबीटी ना वो बैक, पुराने समय में ना ऐसा था कि जैसे हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे ना, वो जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड वाला टीवी था वैसे ही कुछ था। लेकिन वो जो सीएफटी आया ना, वो आजकल के जो हमारे जो टीवी आ गए ना, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, ये मतलब कि कलरफुल आ गया पूरा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन देता है कलरफुल टाइप का। बात समझ में आई? पूरा एक्सप्लेन करके रख देता है। बीबीटी जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, और सीएफटी क्या है, पूरी पिक्चर देता है। और एक बात और सुनो, जब भी यहाँ पे क्या वीक लिगेंड आएगा ना, वो अपने मनमोजी का होता है, जहां मन करता है वहां घूमता है, क्योंकि वीक लिगेंड है, इसमें कोई मतलब नहीं है, जहां मन कर रहा है वो घूमिए जा रहा है। और जब हमारा सीएफटी आता है तो सीएफटी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, तो जब देखो कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो उसमें हमें क्या हो जाती है, उसके आसपास रहने वाले लोग ना उससे डर के रहते हैं, कि जब किसी में किसी का दबदबा होता है कहीं पे ना, तो दबदबा के चक्कर में जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनसे डर के रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही समझो कि जो स्ट्रांग होता है, जो पावरफुल होता है ना, उसके नीचे हमको रहना ही पड़ता है। तो तो क्या होता है, तो जो स्ट्रांग लिगेंड होता है इसलिए ये नीचे ही पेयर कर लेता है, ऊपर नहीं जा पाता है। और जो वीक लिगेंड होता है ना, वो अपने मनमोजी के होते हैं, जहां भी मन करता है वहां घूमते रहते हैं। तो याद रखना ये बात कि जब वीक लिगेंड आएगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, पेयरिंग नहीं करेंगे। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये नीचे ही पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके पास ऊर्जा का गैप बहुत ज्यादा होता है, इनके पास ऊपर जाने के लिए कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो एक बार इसे नोट करो, फिर मिटा करके मैं इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए एक्सप्लेन करता हूं। कर लिया होगा? एक्सप्लेन करो इसे। ठीक, बस कुछ नहीं करूंगा, इसी में एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल सी बात, यहाँ पे देखना ये बदलेगा कैसे अपना पिक्चर। यहाँ पे Cn लिख दिया, Fe का होल 6, यहाँ पे ऊपर 4 माइनस है। बात समझ में आई? चेक कर लेना, सब कुछ यही आएगा, Fe2 प्लस ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। अभी देखो इसका पिक्चर बदलेगा कैसे। यहाँ पे ऐसे फिलिंग हुआ, यहाँ पे ऐसे फिलिंग हुआ। अब देखो क्या है, वहां पे ये जो है हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है यहाँ पे, ठीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा यहाँ पे, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने से यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, इसके बीच में ऊर्जा का अंतर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर गैप। ये गैप क्या हो जाएगी, एनर्जी की ज्यादा हो जाएगी। और गैप ज्यादा होने के कारण ना, अब देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, फिल कैसे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 प्लस पे आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए था, अगर वीक लिगेंड होता तो ये जंप करके ऊपर चला जाता है, लेकिन ये वीक लिगेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसलिए जंप करके कहा जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, और ये नीचे ही क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। ये नीचे ही क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी इसकी। बात आ रही समझ में? इसकी क्या हो जाएगी, नीचे में ही पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे 3 होता है, याद रखना, शायद उसमें दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे 3 होते हैं, ऊपर में 2 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, फिर यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, इसकी पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों खाली हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर दोनों खाली हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, मैंने बोला था बेटा देखो कि जब ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्यूपाई कर लेगा इसका स्पेस, तो वहां पे वो ऑर्बिटल काउंट नहीं होगा, तो हम आउटर टाइप बनाएंगे, तो उसको ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, sp3d2। sp3d2 बाद में d2 लगाया। आपकी ये खाली हो गया है यहाँ पे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, सीधे सीधे देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन
एस D2sp3 क्या आ जाएगा D2sp3, क्योंकि यहाँ पे देखो खाली हो गया, हाइब्रिडाइजेशन बदल गया D2sp3। स्पेस मतलब कि यहाँ पे जो शेप होगा वही होगा, CN ऑक्टाहेड्रल ही होगा, CN 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 एक ऑक्टाहेड्रल होगा। बात आ रही है समझ में? पिक्चर में जस्ट देखना, बदलाव देखो बस स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में। अभी बात करते हैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक गुणधर्म इसका क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगे? चलो ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो कैसा है। यहां पे हमने एक चीज देखा था कि जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं ना तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन इसके पास देखो कोई भी ऐसा है जो अनपेयर है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनपेयर हो, इसलिए इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। ये कैसा होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक। कैसा आएगा, डायामैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय, डाया मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। बात आ रही है समझ में? प्रतिचुंबकीय गुणधर्म में दर्शाएगा अपना। अब बात करते हैं ये लो स्पिन होगा, ये हाई स्पिन। देखो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब लिगेंड हमारा क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड रहेगा, जब लिगेंड हमारा कैसा रहेगा, वीक लिगेंड रहेगा, तो हाई स्पिन बनेगा। जब हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा तो ये लो स्पिन बनेगा। कैसा बनेगा, लो स्पिन। बात आ रही है समझ में? अब एक चीज और बचती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंगीन यौगिक का गुणधर्म चेक करते हैं कि रंगीन यौगिक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो हमको ये चीज देखना होता है कि डीडी ट्रांजिशन शो करेगा कि नहीं। अब देखो डीडी ट्रांजिशन शो करने के लिए कोई बचा है वहां पे, कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है, तो यहाँ पे कोई डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी ऐसा आ जाएगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग वाले लिगेंड्स आते हैं, वहां पे नीचे में पेयरिंग हो जाती है, उनके पास कोई ऐसा स्पेस नहीं होता है, कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जो डीडी ट्रांजिशन शो करे। इसलिए ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा कलरलेस, कलरलेस कंपाउंड, मतलब इसके पास कोई रंग नहीं होगा, इसे हम बोलेंगे रंगहीन यौगिक बनाएगा। ये क्या बनाएगा, ये रंगहीन यौगिक बनाएगा। बात आ रही है समझ में? इसको नोट करो एक बारी। एक अभी हमने एक चीज बताया था, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसे बोलते हैं, कि बोला इस सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन इतना कह लो कि अगर हम सीएफटी पढ़ रहे हैं तो अगर उसको हम पढ़ लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से हम इसके बारे में सोच सकते हैं बढ़िया से। बात यह है कि देखो जैसे हमने यहाँ पे पेयरिंग आराम से पढ़ा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में सही से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फिलिंग करी, यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल क्या हो गया, फिलिंग हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, अनइक्वल फिलिंग हो गया। क्या हो गया, अनइक्वल फिलिंग, मतलब ठीक ठाक से हम भरे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके शेप में ना थोड़ा बदलाव दिखेगा, मतलब कि थोड़ा इधर उधर दिखेगा। डिस्टॉर्शन का मतलब बिगाड़ देना। तो यहाँ पे जो ये क्या हो गया, इसका इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन हो जाता है, इसमें क्या हो गया, अनइक्वल फीलिंग हो गई, इसके कारण क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया था, जॉन टेलर ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। बाकी और कुछ है, ट्रांजिशन समझ में आ गया होगा। सीएफटी बस समझो, सीएफटी का कॉन्सेप्ट क्या है। सीएफटी ऐसा बोलता है कि जो दोनों एटम्स है ना, लिगेंड्स हो गया और उसके बाद हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं होते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक आयोनिक बॉन्ड होते हैं जो कि लगते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही चीज जो होती है, यही चीज सारी हमारे एप्लीकेशन क्या करता है, शो कर देता है। मतलब कि जो चीज बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उसे हम क्या मान करके, आवेश मान करके सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। बात समझ में आई? इसलिए ये थ्योरी अभी तक हमारी यूजेस में आती है और ये बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी है सीएफटी। बात आ रही है समझ में? तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी भी डाउट होगी तो क्या करना, इसके कमेंट में हमको कुछ बता देना कि जो भी डाउट होगा मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बता रही समझ में? और अगर एक बार देखने के बाद थोड़ा डाउट आ रहा है तो एक बार थोड़ा दोबारा देख लो, जिस चीज में डाउट होगा आई होप वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में भेज देना, जिससे मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। धन्यवाद।